हेलो गाइस, आपके अपने YouTube चैनल पीबी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए एक नई वीडियो सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैं आपको पूरे सिलेबस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस करवाई थी, और इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही सारे टॉपिक्स कवर करके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। एक दो वीडियोस के बाद मैं एक कॉमन टॉपिक ले लूँगी। जो टॉपिक आपके लिए टफ है उनका पहले प्रैक्टिस करवाऊंगी, देन उसके बाद दूसरे टॉपिक्स लूँगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया सेशन, जिसमें आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। ये यानी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेनली प्रतिशत क्या होता है, वैसे तो आपने अभी तक पढ़ रखा है। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत 100 पे, इसका मतलब यही तो होता है प्रत्येक 100 पर, मतलब प्रतिशत होता है। इससे परसेंटेज से हम डिनोट करते हैं। जब इस प्रतिशत का साइन हम हटाते हैं तब क्या करते हैं, हम बटा 100 करते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं। और जब हम प्रतिशत का साइन लगाते हैं तब क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रतिशत का एक कंसेप्ट है। अब इसमें 80 का कितना प्रतिशत 80 है। देखो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिसका हमें प्रतिशत पूछा जाता है उस संख्या को हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे 80 का पूछा जा रहा है तो 80 यहाँ ऊपर लिख देंगे, और जो दूसरी संख्या है 80 उसको नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया 80 बटा 80 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो ये 80 से 80 कैंसिल और आया गुणा 100%। यही आंसर है, ये हो गया डी। ठीक है, ये कॉमन सा आंसर था, हमने जो कर लिया। अब देखो, जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बाई चांस आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि पेपर में हमारे पास बहुत प्रेशर होता है। एक मैथ्स ही सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं। हम वहाँ पे डिमोरलाइज भी हो जाते हैं, कभी कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, हम उसमें भूल गए। तो देखो, हम एक मेथड दूसरा लेते हैं, हम डायरेक्ट उसको करते हैं, लैंग्वेज पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या बोला, 80 हो गया, 80 का कितना प्रतिशत। अब ब्रैकेट वाले हमने बोर्ड मास का एक नियम पढ़ा हुआ है ना, बोर्ड मास का। इसको सॉल्व करते टाइम जब का आता है, उस का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ 80 का कितना प्रतिशत, तो x% हो गया। मैंने इसको जो क्वेश्चन मार्क था जो पूछा था उसको x ले लिया, कितना प्रतिशत 80 है। यही तो हमें लैंग्वेज में, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे रखा है वो सब कुछ ये दे रखा है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अब 80 गुणा, अभी बताया परसेंट का साइन हटता है तो बटे में 100 जाता है, x बटा 100, और ये हो गया बराबर का 80। अब ये यहाँ से यहाँ बटे में है तो ये सेट जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो x बराबर 80 गुणा 100, और ये 80 गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये भी हो गया 80। तो ये 80 से 80 कैंसिल हो गया, आया 100%। ये आंसर आ गया। यही था, यही हमको आंसर निकालना था। सिंपल हो गया। ये फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट, और ये हमने सेकंड मेथड किया है एक लैंग्वेज से। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें आना चाहिए एक बोलते हैं ना, एक ट्रेडिशनल मेथड तो हमें आना ही चाहिए होता है, एक बेसिक मेथड, जिससे हम कुछ अगर कहीं हम क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो उसको फॉलो करके क्वेश्चन को कर सके। क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ है, दूसरे टेलीविजन पे 20% की हानि है। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 2 टेलीविजन खरीदे हैं, और उसमें से जो टेलीविजन है उनका जो विक्रय मूल्य है प्रत्येक टेलीविजन का कितना है, 9600 है ना। और जो इसका पहला जो टेलीविजन है
उस पर लाभ कितना हो रहा है 20%। और जो दूसरा टेलीविज़न है उस पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, वो कितनी हो रही है 20%। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब इस सौदे में हमें निकालना है कि इस पूरे सौदे में हमें या तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अब देखो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य हो गया या कॉस्ट प्राइस हो गया। इसको मैं क्वेश्चन में सीपी से डिनोट करूंगी, ठीक है, क्रय मूल्य को। और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसमें हम वस्तु को जिस मूल्य पे बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी पे। अब लाभ हमारा कब होता है, जब हमारा जो विक्रय मूल्य यानी हमने वस्तु को ज्यादा दामों में बेच दिया है कंपेयर टू जिस वस्तु को हमने जिस मूल्य पे खरीदा था उससे ज्यादा मूल्य पे हमने उसको बेच दिया है, तो वो वस्तु का क्या हो जाता है, हमें लाभ मिल जाता है। मतलब विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो जाता है क्रय मूल्य के कंपेयर में। सेम हानि क्या होगी, हानि में क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, यानी हमने वस्तु को ज्यादा मूल्य पे खरीदी है और कम मूल्य पे बेच दी है, तो हानि हो गया। तो यहाँ से हम लाभ का अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, यही तो लाभ हो गया। और अगर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य और गुणा 100, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं हम। और सेम अगर हमें, अब इसको मैं विक्रय मूल्य को मैं एसपी से डिनोट करूंगी, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य को सीपी से कॉस्ट प्राइस, और ये सीपी गुणा 100% हो गया, ये लाभ हो गया। अब सेम हम यहीं पे हानि लेते हैं, तो हानि क्या हो जाएगी, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। तो अब यहां से हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य और गुना 100। ये हानि प्रतिशत हो गई, यानी हानि, यहां से हानि प्रतिशत क्या क्या फॉर्मूला गया, सीपी माइनस का एसपी बटा सीपी गुना 100। ये परसेंट में हम आंसर, मतलब ये हानि और हानि परसेंट और लाभ परसेंट का ये फॉर्मूला है। इन्हीं को ही हम क्वेश्चन में यूज लेंगे, इसलिए ही मैंने आपको एक बार रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया कि ये लाभ प्रतिशत ये होता है और हानि प्रतिशत ये होता है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है और हानि दे रखी है। तो हम पहले दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है, अब पूरे लाभ या हानि निकालने के लिए हमको वस्तु का क्रय मूल्य तो पता होना चाहिए। तो हम पहले ये जो लाभ दे रखा है और ये जो हानि दे रखी है, इससे अलग अलग क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ के उसका लाभ या हानि निकालेंगे। तो चलो हम नेक्स्ट करते हैं। एसपी कितना दे रखा था, मैंने बोला ना विक्रय मूल्य को मैं अब एसपी से लिखूंगी 9600, और यहाँ पे लाभ कितना दे रखा था 20%, ठीक है। तो लाभ हो गया 20% हो गया 20 बटा 100, और अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी बटा सीपी, ठीक है। ये जो गुणा वाला 100 था वो मैं यहाँ पे ले आई हूँ, तो 20 बटा 100 कितना हो गया 20 पंजे 100, तो ये 5 बार कैंसिल हो गया, तो 1 बटा 5 हो गया। और एसपी कितना दे रखा था 96 माइनस का सीपी और एक ये सीपी। अब ये आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ना, तो ये सीपी और इसको किया तो माइनस का ये हो गया 5 सीपी। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो 1 सीपी और 5 सीपी कितना हो गया 6 सीपी। इसको टू क्या हो गया 48,000। तो सीपी की वैल्यू, पहली जो टेलीविजन था उसका जो क्रय मूल्य कितना आया 6 बटे में 6 8,000, ये पहला आया है, क्लियर हो गया। पहले टेलीविजन का क्रय मूल्य आया है। अब क्या हानि दे रखी थी,
हानि कितनी दे रखी थी 20%। तो अब हानि परसेंट कितना होता है 20/100 और ये कितना हो गया यहाँ पे CP माइनस का SP/CP। वही 20 को कैंसिल किया तो ये हुआ 1/5 और यहाँ पे CP हमको फाइंड करना है और SP गिवन था, ये हो गया CP। वही इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आया, एक CP ये आया और एक CP ये आया, तो टोटल CP कितना हो गया और SP कितना है, टोटल SP कितना हुआ, ये देखो ये हो गया, ये क्रय मूल्य आया, टोटल क्रय मूल्य ये आया और टोटल विक्रय मूल्य ये आया, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू ज्यादा है विक्रय मूल्य से, यानी क्या हुआ है हानि हुई है। तो हानि कितना हो गया, अब हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालना है। तो 20,000 माइनस कर दूं, ये 0 से 0, ये 0 से 0 और ये 0, तो 2 से गया तो ये 4 आया, यानी 4% की हानि हुई है। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे उसमें हमें कितने हुए 4% की हानि हुई है। समझ आया, ये पूरा एक बेसिक मेथड था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा था, सॉरी विक्रय मूल्य हमको दे रखा था और लाभ प्रतिशत दे रखा था। तो हमने इसके थ्रू इसको सॉल्व किया तो हमारा जो पहले टेलीविज़न था उसका जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया 8,000 आया। फिर दोबारा हमको हानि दे रखी है, दूसरे टेलीविज़न की हमें हानि दे रखी थी 20%। तो 20% से हमने क्रय मूल्य निकाला तो कितना आया 12,000 आया। तो अब हमने टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य एक यहाँ से निकाला और यहाँ से। अब यहीं से हमें पता चल गया था कि हमें पूरे ओवरऑल पूरे सौदे में हानि ही हो रही है, क्योंकि क्रय मूल्य की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे और विक्रय मूल्य की वैल्यू कम है। तो यहाँ से हमने फिर हानि प्रतिशत निकाला और 4% की हमें हानि हुई है, यही। और तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4%। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक बेसिक मेथड था, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि विक्रय मूल्य समान था ना 96, SP हमको कितना दे रखा था 96, से दोनों टेलीविज़न का समान था हमारे पास। और जो लाभ था और हानि थी उनकी वैल्यू भी समान थी 20%। तो ऐसे सौदे में जब हमारा दो वस्तुओं का या सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है। ठीक है, हानि ही होती है। ये एक फिक्स्ड है कि जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है तो हानि होती है और जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है तो ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। ठीक है, समझ आया कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होती है। अब देखो यहाँ पे जब विक्रय मूल्य क्या था, बराबर था और जो लाभ और हानि की वैल्यू भी इक्वल थी तो हानि होती है और वो हानि कितनी होती है x/10%। ये होती है x/10% का होल स्क्वायर। ये हानि निकालने का फॉर्मूला था। अब वहाँ पे लाभ और हानि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 20% दे रखी थी ना, तो यहाँ पे मैंने 20/10 और यहाँ से डायरेक्ट निकाली, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 4% की हानि हो गई है। समझ आ गया कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। देखो मैं डायरेक्ट लेती हूँ, जब पूरे सौदे में जब, और वो हानि कितनी होती है x/10 का होल स्क्वायर, इतनी हानि होती है। और जब सौदे में ना लाभ होगा और ना हानि होगी। क्लियर हो गया, ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए इस क्वेश्चन में कि जब विक्रय मूल्य समान होता है तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है और हानि कितनी होती है, इतनी होती है। और जब क्रय मूल्य समान होता है, जब ना तो लाभ होगी ना हानि होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या था विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे हमको दे रखा था विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब क्या होगा, हानि होगी। ठीक है, फिक्स्ड हो गया कि यहाँ पे क्या होगी, हानि। अब ऑप्शन में जाते हैं, ये लाभ का इसलिए कैंसिल, ये लाभ का ये कैंसिल, ना लाभ ना हानि ये भी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है। अगर क्रय मूल्य समान होता तो हम इस ऑप्शन को देखते, बट यहाँ भी नहीं, तो डायरेक्ट 4% की हानि। ये हो गया ना, ये नहीं, ये गलत लगा दिया ना, ये 4% की हानि होगी, डायरेक्ट हो गया ये।
मतलब इतना लंबा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमको वो तरीका पता है या ये वो कॉन्सेप्ट आता है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन को देख के भी इसको आंसर को टिक लगा सकते हैं। अब देखो इसमें क्या था, अभी तक मैंने जो ये आपको बताया, इसमें क्या बोल रहा था कि मैंने बताया कि विक्रय मूल्य समान है और जो लाभ और हानि की वैल्यू है वो भी समान है। अब मान लो अगर लाभ और हानि की वैल्यू समान नहीं है, वो हमको ऐसे दे रखा है कि विक्रय मूल्य तो समान है, विक्रय मूल्य समान है, लेकिन लाभ और हानि दोनों की ही वैल्यू क्या दे रखी है, डिफरेंट दे रखी है। लाभ दे रखा है 10% और हानि भी दे रखी है 20%, अलग अलग दे रखी है। मैंने बस एग्जाम्पल से किया है। तो उसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस 1 XY अपॉन 100। ये आपने प्रतिशत वाले क्वेश्चन में भी किया होगा ना कि जब एक संख्या इंक्रीज होती है, बढ़ रही होती है और दूसरी संख्या घट रही होती है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये प्लस और माइनस साइन का मतलब क्या है, लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस होगा, इससे हम निकाल लेंगे। अब देखो हमारे पास उस क्वेश्चन को करते हैं कि उसमें क्या दे रखा था, लाभ और हानि दोनों ही हमको दे रखी थी, 20% दे रखी थी ना। तो यहाँ से करते, फर्स्ट में x क्या है, लाभ है तो प्लस का 20, y क्या दे रखा है, माइनस का 20 क्योंकि हानि थी। अब यहाँ प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 20 × 20 और बटा 100। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, माइनस का 4 आया है और माइनस का क्या मतलब हो गया, हानि। ठीक है, ये हो गया। ये अब हमने ये मेथड पढ़े हैं। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन था और उसके पीछे हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने ये देखो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा घिचपिच हो गया होगा अभी तक। तो इस रिवीजन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, विक्रय मूल्य दे रखा था, यानी सेलिंग प्राइस था वो समान था और लाभ और हानि की वैल्यू भी हमको वो इक्वल दे रखी थी। ये हमारा था, हमने उसको बेसिक मेथड से किया। देखो बेसिक मेथड से तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि जिसने अगर तैयारी करना स्टार्ट किया है तो उसको एक बेसिक मेथड तो आता ही होगा। लेकिन हमारा तैयारी के साथ साथ हमारा ये एक इफेक्टिव वर्क करने की भी जरूरत होती है। सिलेक्शन लेने के लिए हमको ये देखना होता है कि हमारी एक्यूरेसी भी फुल है, साथ ही साथ हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे ना दें। तो इसलिए देखो इस क्वेश्चन में हमने एक बेसिक मेथड से कर लिया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ अब हम इस क्वेश्चन में क्या था कि डायरेक्ट इसको हम है ना ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा था, हमने देखा कि सेलिंग प्राइस यानी हमारा जो विक्रय मूल्य था वो समान था। अब विक्रय मूल्य समान होने पे क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने विक्रय मूल्य समान होने पे, या तो जो लाभ और हानि है उसकी वैल्यू भी बराबर हो या लाभ और हानि उसकी वैल्यू बराबर नहीं हो। जब लाभ और हानि की वैल्यू जब बराबर होती है तब हमने पढ़ा कि हमेशा क्या होती है, हानि ही होती है। ठीक है, हानि होती है और हानि कितनी होती है, x/10, वो भी परसेंट का और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। और जब लाभ और हानि बराबर नहीं होते हैं, जब हम ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं, इसमें प्लस साइन लाभ के लिए होता है और माइनस साइन हानि के लिए होता है। ये तो जब हो रहा है जब हमारा विक्रय मूल्य समान है, लेकिन जब क्रय मूल्य समान होता है तब क्या होता है, ना तो लाभ होती है और ना ही हानि होती है। ठीक है, समझ आ गया, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। आप इसका दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा अपनी नोटबुक में करना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये देखो अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आता होता तो ये विदिन 5 सेकंड में ये क्वेश्चन होने वाला था, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाता, हमको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं और यदि वही सेम लक्ष्य को 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि एक एरिया है, उसमें हमको एक काम दिया हुआ है, उसमें पहले 6 मजदूर काम करते थे 16 दिन में। अगर हमको उस पूरे काम को 4 दिन में पूरा करना है तो हमें कितने मजदूर लाने पड़ेंगे। तो देखो 6 मजदूर हैं, वो कितना दिन में करते हैं, 16 दिन में कर रहे हैं, तो बराबर
काम तो सेम ही है ना, तो इसलिए बराबर 4 दिन में कितने मजदूर करेंगे, इसको मैंने m से ले लिया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 यहाँ नीचे चला जाएगा, 6 गुना 16 बटा 4, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 6 चौक 24। तो कितना आंसर आ गया 24। समझ आ गया कि 6 मजदूर करते हैं, ये 16 दिन में काम करते हैं, क्योंकि काम तो हमारा सेम ही है। अब हमको 4 दिन में वो पूरा काम करवाना है, तो हमको कितने मजदूर चाहिए, ये पूरे हमने मजदूर लगा दिए, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। देखो, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है 640, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो क्वेश्चन में दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है, और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष, और यहाँ पे क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। तो साधारण ब्याज में क्या है, साधारण ब्याज कितना है 640 रुपये। तो सिंपल हमें मूलधन निकालना है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा है। साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर, और ये बटा 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन तो क्या निकालना है, तो साधारण ब्याज दे रखा है 640 और मूलधन ले लिया x, और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष और दर 8, तो ये हो गया बटे 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 640 गुणा 100, 8 गुणा 5, तो ये 8 8 64 80 आया, और ये 5 एकम 5 और 5 6 30, तो ये हुआ 1600। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई है 1600। समझ आया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट हमें साधारण ब्याज के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और कुछ नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता तो फिर हम उसको अलग तरीके से करते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है, बट यहाँ पे हमको सिर्फ साधारण ब्याज दे रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में संख्या कितनी थी 1500 थी, तो वर्ष 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे। देखो, इसने क्या, क्वेश्चन में क्या है कि 2016 में जो विद्यार्थी हैं वो है 1500, ठीक है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2017 में 10% की वृद्धि होनी चाहिए और 2018 में भी 10% की वृद्धि होनी चाहिए। तो हमको फाइनल में अंत में बताना है कि अब हमारे विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी हो गए। तो इसके लिए क्या होता है, अंतिम वैल्यू गुणा 1 प्लस, यानी कितना परसेंट वो बढ़ा है, रेट वो हो गई, और ये 1 प्लस R2 मतलब अप टू कितने भी ईयर हमको दे रखा है उस हिसाब से, यानी ये अंतिम वैल्यू हो गई, ये शुरुआत की वैल्यू हो गई, और R1 कितना परसेंट हर साल वृद्धि हो रही है, वो R1 R2 R3 ये कितने भी साल के लिए हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे तो 2 साल के लिए दे रखा है, क्योंकि 2016 से 2018 तक, और 10% की वृद्धि हो रही है, और शुरुआत की वैल्यू कितनी थी 1500। फाइनल वैल्यू तो हमको निकालनी है, गुणा 1 प्लस 10/100, ये 2016 से 2017 में 10% की वृद्धि हुई है। अब 2017 से 18 में भी 10% की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया, तो 1500 गुणा 110/100, और ये हो गया 110/100। तो अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0, ये 0 से 0, और ये कितना हो गया 121 गुणा 15। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1815, ये आंसर आ गया। ठीक है, 2018 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 1815। ये सॉल्व करके आया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और कम से कम ऐसे क्वेश्चंस में तो ये रहता है ना कि हमारी
कोई गलत होने के चांस नहीं होते, क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ 10% की वृद्धि करके ही तो हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रम से 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई है। देखो यहाँ पे क्या समलंब चतुर्भुज के बारे में बता रखा है। तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा एक चतुर्भुज के बारे में एक थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, जिससे हमें समलंब चतुर्भुज भी पता चल जाएगा और जो हमने ये पढ़ा हुआ है वो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट से नहीं पढ़ रखा उनको भी थोड़ा समझ आने लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो चतुर्भुज क्या होते हैं। चतुर्भुज क्या होते हैं? चतुर्भुज क्या होते हैं? चार बिंदुओं से घिरी हुई एक बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो ये चार बिंदु हो गए, 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये चार बिंदुओं से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या हुआ? चतुर्भुज हो गया। जहां इसकी भुजाएं कितनी है? A B C और ये D, ये भुजाएं इसकी। और सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है? A B। सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं? आमने सामने की। तो सम्मुख भुजाएं क्या हो गई? A B C D, ये आपस में सम्मुख भुजाएं, और ये B C और D है आपस में सम्मुख भुजाएं। और यहाँ पे कौन, ये एक एंगल हो गया कौन A हो गया, कौन B हो गया, कौन C हो गया, और ये हो गया कौन D हो गया। और A और C को मिलाएंगे, सम्मुख कौन है, उनको आपस में मिलाने पे क्या बनते हैं? एक विकर्ण बना। और ये विकर्ण के क्या है? AC। और B और D को मिलाएंगे तो क्या विकर्ण बन जाएगा? BD हो गया। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है। इसके जो ये चारों कोण है ना, उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोण A, कोण B, कोण C और ये कोण D, इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो ये क्षेत्रफल हो गया। देखो अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए विकर्ण पर आपस में जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं? ये आपस में जो ये सम्मुख कोण है, अपोजिट सम्मुख कोण है, वो विकर्ण पर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, ये लंब हो गया, ये हो गया E और ये हो गया F। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहाँ पे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 1/2। विकर्ण कितना है? AC, क्योंकि AC पे अगर BD पे डालते तो BD लिख देते। अब यहाँ पे AC पे डाले हमने लंब, तो AC और इसके विकर्ण पे डाले गए लंब कितने हैं? इनका योग कितना हो गया? DE प्लस का BF। ये हो गया क्षेत्रफल। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, इससे हम निकालते हैं। समझ आ गया? ये चतुर्भुज का होता है। अब चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। सबसे पहला चतुर्भुज होता है, एक होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये एक समांतर चतुर्भुज है, A B C और ये D। समांतर चतुर्भुज वो होते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर दोनों ही होती है। मतलब AB बराबर CD, साथ ही साथ देखो AB बराबर CD तो होगा ही होगा, और AB पैरेलल टू मतलब समांतर CD होगा। मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन जो इसके जो ये विकर्ण होते हैं ना, ये ना तो आपस में बराबर होते हैं और ना ही एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मान लो मैंने AC एक विकर्ण है, उसको D1 ले लिया, AC एक विकर्ण है वो ले लिया D1, और BD एक विकर्ण है उसको ले लिया D2। तो क्या होगा? D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 और D1 आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री या क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर, आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं काटते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है, थ्योरम वाला है, कुछ भी हो, तब ये
पूछा जाता है या डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है या डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इनकी प्रॉपर्टीज काम में आ जाती है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर के साथ साथ समांतर भी होती हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आपस में ना तो बराबर होते हैं ना ही एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अब इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो एक इसका ये तो क्षेत्रफल होता है। अब हमने क्या हुआ, ये समांतर चतुर्भुज था। देखो ये तो सिंपल था, लेकिन कभी कभी इसके कोई डिराइव पार्ट भी आ जाते हैं ना, तो वो हमको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो ये D1 है, ठीक है, और ये क्या है D2। जब मैं D1 को ले रही हूँ तो D1 में देखो ये जो ABC, ये है ABC, ठीक है। तो ABC क्या होगा? ये ABC क्या त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में क्या होगा? D1 स्क्वायर, ये AB भुजा ले ली A, तो ये भी A होगी, ये B है तो ये भी B होगी। तो D1 क्या होगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और D2 स्क्वायर कितना होगा? अगर D2 को लेती हूँ मैं तो ये ABD वाला त्रिभुज बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, तो ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये समझ आया ये क्या था? ये वाला कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? ये समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये A, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ABCD टाइप का एक समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसके जो वो है ये विकर्ण आपस में बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके अब छेद D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2 बट D1 इज परपेंडिकुलर टू D2, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और इनका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये हो गया। तो ये क्षेत्रफल और विकर्णों का गुणनफल कितना है? 1/2 गुणा D1 इंटू D2, यही तो है। ये हो गया समचतुर्भुज। अब आता है नेक्स्ट समलंब चतुर्भुज। इसी पे ही तो हमारा क्वेश्चन बेस है। तो समलंब चतुर्भुज, ये एक समलंब चतुर्भुज है और इसकी क्या परिभाषा होती है कि कोई भी विपरीत दो भुजाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। A, B, C और ये D, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? बीच की दूरी हो गई, इसको बोलते ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे AB और CD आपस में क्या है? समांतर होती है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होगा? कोई दो ही विपरीत भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। यहाँ पे AB समांतर है CD के, और जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 1/2। तो ये हो गया 1/2, और यहाँ पे समांतर भुजाएं कितनी है? AB प्लस CD, और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी होती है? उन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हो गया DE या फिर H। ये इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। समझ आ गया? हमने चतुर्भुज पढ़ लिया, फिर चतुर्भुज के बाद उसके थोड़े टाइप्स पढ़ लिए। एक समांतर चतुर्भुज पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़ा और समलंब चतुर्भुज पढ़ा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस समलंब चतुर्भुज पे ही बेस है। इसमें समलंब चतुर्भुज दो समांतर भुजाएं दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई निकालनी है। तो समलंब चतुर्भुज का अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वो दे रखा है 78, 1/2। समांतर भुजाओं का ये 10 और 16 दे रखा था, 10 प्लस 16 और गुणा ऊंचाई, ये मैंने H ले लिया। तो ये इधर जाएगा गुणा 78 गुणा 2, 10 और 16 कितना हो गया? ये 10 और 16 कितना हो गया? 26, और गुणा
बराबर का h। अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना 3 बार कटा और 3 दूनी 6, तो ऊंचाई h कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। यही आंसर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। ये देखो 50 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। सबसे पहले वृत्त, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका सेंटर है यानी केंद्र है। केंद्र से इसकी चारों तरफ ये जो क्या है परिधि है, परिधि पे जो लाइन खींची जाती है वो क्या होती है त्रिज्या, और उसको देते हैं r से डिनोट करते हैं। और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है व्यास। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया, तो इसको हम ये d हो गया, तो इसको पूरे को लिखते हैं d से। तो ये हो गया व्यास और त्रिज्या r हो गई। अब बोले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि का, तो वृत्त का आधा भाग कितना हो गया, ये वाला हो गया, ये पूरा भाग था तो ये आधा भाग हो गया। जो पूरे भाग की परिधि थी वो आधे भाग की परिधि कैसे हो जाएगी, पूरे भाग की परिधि में से आधा कर दूंगी तो आधे भाग की हो जाएगी। तो पूरे भाग की परिधि कितनी होती है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। बट हमें क्या चाहिए, आधे भाग की परिधि चाहिए, तो इसलिए 2πr/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। और r यहाँ पे क्या देगा 56 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, d दे रखा है 56 सेंटीमीटर। तो मैंने r बताया ना, r क्या होता है व्यास का आधा, तो 56/2, ये कितना हो गया 28। तो ये हो गया 28, 7 चौक 28, इसको गुना किया तो क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड था। परिधि 2πr होती है और इसी वृत्त का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो वो कितना होता है πr²। और यहीं पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो देखो यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हमें लाभ या हानि निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है या हानि क्या होती है, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले देखो 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब मान लो मैं बस एक करके बता रही हूँ, हमको ऐसे क्वेश्चन करना नहीं है। देखो अगर मैंने ले लिया 12 पेनों का क्रय मूल्य यानी CP कितने 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, और अगर मैं 16 पेनों का विक्रय मूल्य अगर ले लिया मान लो 16 है तो 12 का कितना हो जाएगा 16, तो हम 1 का निकालेंगे 16/12। तो ऐसे क्या हुआ, कैलकुलेशन टफ हो रही है ना, तो इसका एक सीधा मेथड क्या होता है, ये जो हमें इनकी जो संख्याएं दे रखी है 12 और जो 16 दे रखा है ना, उसका एलसीएम निकाल लो, यानी लैसे पे निकाल लो इनका 12 और 16 का। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 16 का लिया तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 से, तो 2 6 12 और 2 8 16, और ये 2 3 6 और 2 चौक 8, तो गुना के 2 दूनी 4 और 4 3 12 और चौक 48, तो ये हुआ 48, ठीक है। तो इसलिए एक पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का CP कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 48/12, तो ये हो गया 12 चौक 48। सेम एक पेन का SP कितना हो जाएगा 48/16। तो CP और SP, ये CP दे रखा है और ये SP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा है तो ऑब्वियस लाभ होगा, तो इसलिए लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत। ये CP कितना देखा है 4 और SP 3/4 गुना 100, तो 4 में से 3 गया तो 1/4 गुना 100%, तो कितना हो गया ये 25%। 25% का यहाँ हो गया लाभ, ये हमारा आंसर है 25% लाभ। ये देखो ये पहला मेथड था, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, मुझे एलसीएम लेने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो 12 पेनों का CP कितना है 16 पेनों के CP के बराबर है, तो 16 पेनों के SP के बराबर है, तो ये 12 CP बराबर 16 SP।
इस 16 को यहाँ इसके CP के नीचे ले आती हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CP 16 और SP को इसके नीचे ले आती हूँ। ठीक है, ये एक तरह से रेशो की तरह वर्क कर रहा है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 दिया 12, तो CP कितना आ गया 4 और SP कितना आ गया 3, यानी कॉस्ट प्राइस 4 आ गई, सेलिंग प्राइस 3 आ गई। तो यहाँ से लाभ कितना आ गया 4 माइनस का 3/4 गुना 100%। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 गुना 100%, तो ये कितना हो गया 25%। इसका आंसर है 25% लाभ हो रहा है, ये हो गया। या तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट अगर टाइम सेविंग करना है तो इससे भी, लेकिन हमारी जिस मेथड में कमांड हो जाती है फिर हम वही हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक हो जाती है और वो उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ये है हमारा भिन्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 क्या आ गया 2 सही 125/126। तो x को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इन तीनों को मैंने सॉल्व किया है, तो कैसे एलसीएम लिया, कितना आया 126, इसका मैंने एलसीएम लिया है। तो इसको सॉल्व किया तो 6 दूनी 12, तो 21 बार गया, तो 21 पंजे 105। फिर 7 से किया 18 पंजे 90। फिर 9 से किया 14 बार 14 चौक 56, तो ये हो गया 2 सही 125/126। ठीक है, अब ये कितना हो गया 105, ये 5 और 4 9, तो इनको प्लस कर देती हूँ, आपस में प्लस करती हूँ, तो क्या आ जाएगा इसको 251/126, 2 सही 125/126। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे अब इस वाली संख्या को इस साइड ले जाऊंगी, तो क्या ये माइनस में चली जाएगी, तो x बराबर 2 सही 125/126 माइनस का 251/126। अब देखो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने का, या तो इस वाली जो ये भिन्न है इसको इस फॉर्म में बना देती हूँ, या फिर इस वाली को इस फॉर्म में बना देती हूँ। तो हम पहले दूसरे मेथड से करते हैं, क्योंकि सॉल्व तो आप इस भाग दे के गुणा करके वो तो आप सॉल्व कर लोगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको किया मैंने, तो इसको भी भिन्न के अगर मैं फॉर्म में लिखती हूँ तो 126 माइनस इसको क्या लिख सकती हूँ 1 सही 125/126, इसको ऐसे लिख सकती हूँ। और इन भिन्न का मतलब क्या होता है 2, इस पूरी का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 प्लस 125/126। ठीक है, माइनस इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस का 125/126, और ये तो कैंसिल हो गया, और 2 में से फिर 1 गया तो 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई। सिंपल हो गया, सिंपल सा कैलकुलेशन था। बस ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था, इसमें ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ रहा था भिन्न वाला, कि अगर ऐसे कोई भिन्न दे रखी होती है तो हम इसको आपस में देखो मैं 2 गुणा 126 करती, फिर प्लस 125 करती, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 126 का ये दुगुना तो हो ही नहीं रहा है 251, तो ये एक बार ही जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भिन्न बनाना मेरे लिए ज़्यादा इजी है ना, तो इसलिए मैंने इसको भिन्न बना लिया। और इसका मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, ये प्लस में ही तो होता है, इसलिए फिर मैंने इस वाली जो भिन्न है इसको सॉल्व करके ऐसे लिखा है। ठीक है, ये समझ आ गया। आज हमने काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपका रिकॉल भी हो गया होगा कि हमने क्रय मूल्य से रिलेटेड हानि लाभ ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ ली है, फिर हमने साधारण ब्याज के बारे में भी पढ़ा है। तो मतलब काफ़ी हमने आज कॉन्सेप्ट को रिकॉल किए। तो आई होप ये जो सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो सेशन है उसका लाभ उठा सके, इसलिए इस सेशन को जरूर शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू।